नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम हाजिर हैं दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपको बता देते हैं जिन पर आज विस्तृत इंफॉर्मेशन, विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात मुश्तबा के दम को लेकर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का हर मंसूबा ईरान फेल करता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का टारगेट रखा, विद्रोहियों को समर्थन दिया, ईरान पर उन्हें सजा नहीं देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन ईरान अपनी बात पर अभी भी अड़ा रहा। अमेरिका ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की, लेकिन ईरान ने तुरंत ही मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया। अब तक सवाल उठ रहे थे मुश्तबा की सेहत को लेकर, लेकिन ईरान ने हर अटकलों को विराम दिया और अब ईरान की ओर से मुश्तबा का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मुश्तबा पूरी तरह से स्वस्थ और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको मुश्तबा के इस वीडियो के बारे में भी विस्तार से डिटेल रिपोर्ट देंगे। जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कैसे इस वक्त सुलगते इस वॉर फ्रंट में निशाने पर नेतन्याहू फैमिली आ गई है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जंग अब इजराइल और ईरान के टॉप लीडर्स की निजी दुश्मनी में बदल चुकी है। इजराइल ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की, तो ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लेने की मांग उठने लगी। ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू को प्रमुखता से जगह दी। हालांकि अब पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रखी। ये और बात है कि नेतन्याहू के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो इस दावे के जरिए इजरायली जनता की सहानुभूति तो नहीं इकट्ठा करना चाहते और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आज हम आपको नेतन्याहू के दावे और उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताने जाएंगे। आगे बात स्टोरी नंबर 3 की करेंगे, जहां हम आपको आज इंफॉर्मेशन देंगे जंग के विध्वंसक दौर को लेकर। जी हां, इस वक्त यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही है, लेकिन अब ये जंग और भी विभत्स होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट्स और अनाज एक्सपोर्ट के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर ड्रोन अटैक तेज कर दिए। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जंग थमेगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और इस बीच बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस इजराइल के मंसूबे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आया मुश्तबा खामेनेई का नया वीडियो। ईरानी न्यूज एजेंसी ने जारी किया वीडियो। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस इजराइल को लेकर बड़ा दावा भी किया जा रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया है और बाकायदे वीडियो में मुश्तबा की आवाज भी सुनाई दे रही है। और इसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि मुश्तबा जिंदा है भी या नहीं, इसको लेकर अब विराम भी लगता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएस इजराइल के मंसूबे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहां खाड़ी में अमेरिका की वो तमाम मंसूबे पस्त दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा था कि खाड़ी पर एकल तौर पर हुकूमत जो है अमेरिका की चलने वाली है। वीडियो में बाकायदे मुश्तबा की आवाज सुनाई दे रही है और यही इस पूरी जंग को और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा घातक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये बड़े दावे किए गए, जिसमें बड़ी तौर पर तस्वीर दिखाई गई। यूएस इजराइल की हर चाल जो है यहाँ पर बेबुनियाद फेल होती हुई दिखाई दी है। इस बीच ये तस्वीर सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि यहाँ बदला जो खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे थे वो बदला पूरा नहीं हुआ है। एकल तौर पर खाड़ी में इस वक्त जो जलजला आया हुआ है, उस जलजले में सिर्फ और सिर्फ चकनाचूर हो रहा है तो अमेरिका का वो गुरूर जो वो पाले बैठा था। लेकिन इस बीच सबसे अहम तस्वीर वही साफ सुनाई दे रही, जिसमें ये ऑडियो, इस ऑडियो की टेप में मुश्तबा की आवाज आती है। मुश्तबा जिंदा है, मुश्तबा ने पूरी कमान संभाली हुई है। इसको लेकर के पूरी तस्वीर दिखाना सबसे अहम हो जाता है। इस खेल को और पेचीदा करते हैं, सुनवा रहे हैं आपको क्या कुछ कहा है मुश्तबा ने। الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه.
زیاد الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن حفظ عزت، استکبار ستیزی و نفی همه طاغوت هاست که این امر با وحدت مسلمانان در مقابل جبهه کفر و دفاع از مظلومان در سایه حفظ سیاست موازنه تهدید و برقراری تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان برقرار خواهد شد. الحمدلله رب العالمین. صلوات هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن زیاد. منتها فرد موظفه که اینجا به نظر کنه یه مثلا معلوم بشه که این هست اینجا. این در مورد این برادر بزرگوارمون واقعا وجود داره به نظر من. ببینید الان مثلا شما هر جو باز بکنید و اینکه اشاره کردن این بحث مبانی فقهی برای راهبردهای آقا این مستحدث درسته، مطالب مستحدث نیست، اما بررسی این موانع این اولین باره حالا نشده ایشون نمونهشون نموزمانی پیشنهاد میکنم بدن. این یه متن بی‌اشکالی. तो सुना आपने मोश्तबा इस वक्त क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और ये ईरानी मीडिया की तरफ से बड़े दावे भी किए गए। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। 5 अहम क्षेत्रों में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन, शिपिंग संबंधी ये प्रतिबंध बताए जा रहे हैं। ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकने की कोशिश में इस वक्त अमेरिका है और इसी पर सबसे ज्यादा पेचीदा तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नए दौर के सैंक्शंस, नए दौर के प्रतिबंध आखिर किस तरीके से इस पूरी जंग को धधका सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ईरान की कमाई, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि अब तक मिलिट्री पर्सपेक्टिव पर नहीं जीत मिली तो कम से कम औद्योगिक तौर पर और बाजार को ठप करके ईरान को बड़ा डेंट मिल सके। अब सीधे तौर पर अगर कहा जाए, इस प्रतिबंध के तौर पर डिजिटल एसेट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सोना हो, एविएशन हो, शिपिंग संबंधी प्रतिबंध हो, इन तमाम तस्वीर को दिखाने का मतलब यही है कि इन तमाम अहम क्षेत्रों में अब ईरान को पस्त करने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। तो क्या कामयाब इसमें अमेरिका हो पाएगा? क्योंकि इतने लंबे समय से लंबा दौर गुजर चुका है जब ईरान इन सैंक्शंस को ऑलरेडी झेल रहा था, लेकिन अब क्या ये नया दौर इसे और ज्यादा बल देगा, इस आग में और ज्यादा घी डालेगा? ईरान के खिलाफ ट्रंप का इकोनॉमिक डी डे है। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान से कारोबार करने वालों पर सेकेंडरी प्रतिबंधों की तैयारी भी कर ली है। ट्रंप प्रशासन का ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने का प्लान, जिसमें ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की दुनिया को चेतावनी सामने आई है। ईरान से कारोबार बंद करने के लिए देशों को डेडलाइन तक दे दी गई है। 6 महीने पूरे होने से पहले ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका, और इधर इस वक्त द डी डे बताते हुए अमेरिका ने इसे डेडलाइन के तौर पर सामने रख दिया है कि सैंक्शंस, प्रतिबंध ईरान पर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उन देशों पर भी लगेंगे जो अभी तक किसी भी कीमत पर कोई बाजार के रूप में, व्यापार के रूप में, औद्योगिक रूप में ईरान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता इस दौरान मेंटेन करता है। उन देशों पर सेकेंडरी यहां प्रतिबंध लग सकते हैं, इसकी तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉन की तरफ से भी इसको लेकर के बात सामने रखी, स्कॉट बेसेंट ने भी इसको रखा, और इसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई, जल्दी से सुनवा देते हैं। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान में ईंधन संकट गहरा गया है और ईंधन संकट से बेहाल ईरान नजर आया। कई शहरों में पेट्रोल की कमी हुई। तेहरान, मशहद, किरमान में ईंधन की लंबी कतारें ईंधन लेने के लिए लगी हुई दिखाई दी है। ईरान के कई शहरों में गाड़ियों के लिए पेट्रोल की किल्लत तक खड़ी हो गई और ये दिखाता है कि इस वक्त हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान हो, मशहद हो, तमाम अन्य शहर हो, जो इस वक्त ईंधन की खपत को लेकर सबसे बड़ी त्राही वहां मचती हुई नजर आ रही है। तेहरान, मशहद, किरमान के लिए ईंधन बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। लंबी लंबी कतारें, आप देखिए कैसे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लंबी लंबी कतारें उन गाड़ियों की लगती हुई दिखाई दे रही है जिन्हें ईंधन नहीं मिला है। ईरान के कई शहरों में गाड़ियों के लिए पेट्रोल की बड़ी किल्लत तक खड़ी हो गई है और ये दिखाता है कि इस पूरी स्थिति में जैसे ही हॉर्मूज का गला चौक हुआ है वैसे ही अब दुनिया भर के लिए ये तेल का संकट भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हॉर्मूज नाकेबंदी से ईरान पर दबाव बढ़ गया है। ईरान के फ्यूल सिस्टम पर दबाव बढ़ा। ईरान में ईंधन संकट गहरा गया। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख लीजिए। एक तरफ तमाम वो शहर जहां इस वक्त ईंधन की संकट किस तरीके से दिखाई दे रखा है और ये बड़े प्रारूप के रूप में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारों के रूप में सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर आप इन तस्वीरों को देखिए जो इस बात को बल दे रहे हैं कि हॉर्मूज का गला चौक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ संकट में दुनिया भर नहीं, इधर ईरान भी आया है, उनके तमाम शहर भी आए, फ्यूल सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, ईंधन संकट गहरा गया है और इसी को लेकर तस्वीर सबसे बड़े सवाल भी खड़े करती है कि हॉर्मूज को लेकर आगे आने वाले समय में क्या दांवपेच सामने आ सकते हैं। ईरान में ईंधन संकट गिरा गया है, दूसरी तरफ हॉर्मूज नाकेबंदी से ईरान पर बड़ा दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है और यह अपने आप में सबसे अहम होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटकॉम ने बड़ा दावा किया है 24 अगस्त तक 71 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदल दिया है। सेंटकॉम की तरफ से बड़ा दावा, 3 जहाजों को बेकार किया गया, 2 पर सैन्य कार्रवाई की गई। सेंटकॉम ये बड़ा दावा कर रहा है 24 अगस्त तक यानी कि बीते दिन तक 71 कमर्शियल जहाजों को रोका गया, उनका रास्ता बदल दिया गया। सेंटकॉम ये दावा कर रहा है। आप समझिए अमेरिका जिसकी तरफ से अभी तक ये दिखाया गया कि अभी अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई है वो कारगर है हॉर्मूज पर और हॉर्मूज यूएस टेरिटरी का हिस्सा है, वहीं पर जहाजों का रास्ता बदल दिया जा रहा है। 3 जहाजों को बेकार कर दिया गया, 2 पर सैन्य कार्रवाई की गई। सेंटकॉम का यह दावा बहुत बड़े सवाल खड़े करता है उन पैंतरों को लेकर जो यूएस अभी तक चलता आया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें इन जहाजों को रोक दिया गया, बाकायदा उनके रास्ते को डिफ्लेक्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, रास्ता बदल दिया गया और 3 जहाजों को यहां पर बेकार तक कर दिया गया। 2 पर सैन्य कार्रवाई भी नजर आई। सेंटकॉम के दावे क्या सिंपैथी लहर में करता हुआ नजर आ रहा है या इसके जरिए भी कोई रणनीतिक चाल है? एक बड़ी खबर और, ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंधों की नेतन्याहू ने जमकर तारीफ की है। ईरान पर नए प्रतिबंधों के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। ईरान की मदद करने वालों से वसूली जा रही है भारी कीमत, नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए। खुशी भी जाहिर की है कि जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सैंक्शंस लगने चाहिए ईरान पर। और ये नेतन्याहू का अब तक का सबसे डेडली जो बयान है, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंधों की नेतन्याहू ने जमकर तारीफ की है। अभी तक ये खबरें थी कि नेतन्याहू और ट्रंप में बन नहीं रही है, खटपट है, लेकिन इसके बाद इन प्रतिबंधों के बाद नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि मान गए हैं। ईरान पर नए प्रतिबंधों के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को जमकर बधाई दी है। ईरान की मदद करने वालों से वसूली जा रही है भारी कीमत और ये सबसे ज्यादा विन विन सिचुएशन नेतन्याहू के लिए नजर आ रही है। और वहीं इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे मिडिल ईस्ट की जंग में, अब तक अमेरिका भले ही बढ़त बनाने
का या फिर जीतने का दावा करता रहा हो, लेकिन असल में वो जंग हार चुका है। ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमेरिका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा जंग के पहले स्तर तक पहुंच रहा है। परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हुआ और अब तो मुश्तबा खामनेई के सुरक्षित होने की भी खबर सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में कैसे इन दावों को बल दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख रही जब अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में एक भीषण जंग का आगाज किया। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ईरान को नासूर बन जाने जैसा जख्म दिया। पहली बार में आयतुल्लाह अली खामेनी समेत देश के कई टॉप कमांडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका को लगा कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन की जबरदस्त बारिश की। अमेरिकी बेस पर जबरदस्त बारूद बरसा, तबाही की ऐसी आग लगी जिसमें अमेरिका की साख, उसके हथियार और सैन्य संसाधन जलकर खाक हो गए। ईरान ने तुरंत ही मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया और उनके नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। शुरुआत में खबरें आई कि मुज्तबा जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर है। कई रिपोर्ट्स में उनके देश से बाहर जाने की भी बात कही गई। हालांकि ईरान ने माना कि मुज्तबा जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन देश से बाहर जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन जंग के आगाज के लंबे समय बाद जब मुज्तबा को किसी ने देखा या सुना नहीं, तो सवाल उठने लगे। सवाल ये उठने लगे कि कहीं मुज्तबा की वास्तव में मौत तो नहीं हो गई और उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC उनके नाम पर अपना आदेश चलाने की कोशिश में है, क्योंकि मुज्तबा जंग के आगाज के बाद से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में भी वो नहीं दिखे। इस बीच खबर आई कि ईरान के इस्लामिक शासन और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को नकार दिया। खुद राष्ट्रपति पेजेशियान ने इन सभी खबरों को बेबुनियाद करार दिया। इस बीच ईरान ने 2 वीडियो जारी की। इनमें से एक में मुज्तबा खामनेई इस्लामिक विद्वानों के साथ चर्चा करते दिखाई दिए, जबकि दूसरे में वो राष्ट्रपति पेजेशियान के साथ बातचीत करते दिखे। हालांकि उन वीडियो में मुज्तबा खामनेई की आवाज नहीं आई, जिसके बाद कुछ सवाल खड़े हुए। लेकिन अब ईरान ने उन सभी अटकलों को विराम लगाते हुए अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अब ईरान की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें मुज्तबा खामनेई दिखाई दे रही है। ये वीडियो पहली बार सामने आया है। इसमें मुज्तबा खामनेई एक धार्मिक एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुज्तबा एक छात्र को उसकी थीसिस पेश करते हुए सुनते हैं और बाद में उसके काम पर अपनी राय देते हैं। यहाँ पर उनकी आवाज साफ तौर पर सुनी जा रही है। ये वीडियो ऐसे समय जारी किया गया जब मुज्तबा खामनेई की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स ने वीडियो को साझा किया। ये फुटेज पहली बार देखा गया। वीडियो की खास बात यह है कि इसमें मुज्तबा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वो छात्रों को ईरानी शासन के बताए गए इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुज्तबा काफी सामान्य तरीके से चर्चा में हिस्सा लेते दिखाई देते हैं। उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोगों का ध्यान इस फुटेज पर गया है। वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स ने जारी किया। हालांकि ये नहीं बताया कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया, लिहाजा ये तय करना मुश्किल है कि वीडियो मुज्तबा की मौजूदा स्थिति को दिखाता है।
या ये किसी पुराने समय का रिकॉर्ड है। मुज्तबा खामनेई को लेकर पहले भी उनकी भूमिका और ईरान के सत्ता तंत्र में उनके प्रभाव को लेकर चर्चा होती रही। हालांकि इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जंग में नया मोड़ आता नजर आ रहा है। ट्रंप इस बार जो प्लान लेकर आए हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। ट्रंप का दावा है कि इससे ईरान की इकॉनमी चरमा उठेगी, तो वहीं ईरान ने भी चैलेंज कर दिया है कि वो इसके लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नई और बेहद खतरनाक जंग छेड़ दी है। इस बार बंदूकें और बॉम्ब नहीं, बल्कि पैसे और कारोबार के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे आर्थिक रूप से दम घोटने की कार्रवाई बताया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका का लक्ष्य है तेहरान अकेला खड़ा रह जाए। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। बेसेंट ने इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे से करते हुए कहा कि अमेरिका अब दुनिया भर में ईरान के आर्थिक संपर्क काटने जा रहा है। उधर ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनी जादेही ने कहा कि अमेरिका को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास इन प्रतिबंधों से निपटने के 2 साल की योजना पहले से तैयार है। सच तो यह है कि इस बार असल लड़ाई युद्ध के मैदान से ज्यादा बैंक्स, बंदरगाहों और क्रिप्टो वॉलेट्स में लड़ी जा रही है। ईरान के लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि उसकी मिसाइल्स काम नहीं आई और असर सीधा ईरान की आंतरिक स्थिति पर पड़ेगा। अमेरिका ने मुख्य रूप से बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया है। डिजिटल एसेट्स, तकनीक, सोना। एविएशन और शिपिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े 60 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चूंकि संस्थाएं यूएई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर और यूरोप तक फैली हुई हैं। अमेरिका की कार्रवाई का सबसे खतरनाक हिस्सा है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब कोई भी विदेशी कंपनी या बैंक अगर ईरान के साथ कारोबार करते पाए गए
तो उसे भी अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि हर देश को तय समय सीमा में ईरान से जुड़े काम बंद करने होंगे, वरना अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा। ईरान के लिए शिपिंग सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। सालों से वो अलग अलग तरीकों से अपना तेल बेचता रहा है, जिसमें जहाज बदलना, फ्रंट कंपनीज बनाना और गुप्त नेटवर्क चलाना शामिल है। यही वजह है कि अब अमेरिका इन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तकनीक और क्रिप्टो करेंसी पर भी सख्ती इसीलिए है क्योंकि ईरान इनके जरिए प्रतिबंधों से बचने और सैन्य सामान खरीदने की कोशिश करता रहा है। अगर अमेरिका सही मायने में सेकेंडरी सैंक्शंस लागू करता है तो ईरान की तेल कारोबार से होने वाली आय तेजी से घट सकती है। विदेशी कंपनीज डर के मारे उनसे दूरी बनाने लगेंगी और गोल्ड, क्रिप्टो जैसे विकल्प भी बहुत रिस्की हो जाएंगे। विमानन और शिपिंग पर असर पड़ने से रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाएगी। ईरान 6 महीने से युद्ध लड़कर पहले ही दबाव में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण की कोशिश और सैन्य खर्च ने खजाने पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में अगर विदेशी मुद्रा का आना और कम हो गया और महंगाई बढ़ेगी, रोजगार घटेगा और जनता इसे झेल नहीं पाएगी। वास्तव में ईरान पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसने चीन जैसे देशों के साथ तेल व्यापार जारी रखा, क्रिप्टो और सोने का इस्तेमाल बढ़ाया और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की कोशिश की। इसीलिए कुछ हद तक तैयारी जरूर है, लेकिन इस बार प्रतिबंधों का दायरा पहले से कहीं ज्यादा है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है दुनिया के कई देश और कंपनियां खुलेआम ईरान का साथ देने से बचेंगी। 2 साल की योजना का दावा ज्यादातर घरेलू जनता को आश्वस्त करने और मनोबल बनाए रखने के लिए लगता है। हकीकत यह है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अचानक पूरी तरह अलग थलग पड़ने की स्थिति में लंबे समय तक टिक नहीं पाती। ऐसे में ईरान के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर वो वाकई तैयार है तो आने वाले महीनों में साबित होगा, और अगर नहीं तो प्रतिबंधों की रणनीति उसके गले की हड्डी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा इस बीच सामने आया। ईरान पर बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। इजरायली मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया गया, ईरान ने मेरे बेटे की हत्या की कोशिश की है। नेतन्याहू की तरफ से अब ये बयान सबसे बड़े
चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इजरायली मीडिया भी इसको लेकर दावा कर रही है। इजरायली मीडिया से बातचीत के दौरान ये दावा किया गया, ईरान ने मेरे एक बेटे की हत्या की कोशिश की है। नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट सबसे बड़े सियासी एक दबाव के अंडर भी बोला गया स्टेटमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान पर बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप लगाना क्या अब सेंटिमेंटल तौर पर भी इजरायली पीएम इस जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ हमले और तीसरी तरफ अब ये बयान क्या नया कूटनीतिक पड़ाव लाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल का उत्तरी गावा में शेख रादवान पर हमला किया गया। इजराइल का हथियार फैक्ट्री पर हमले का दावा भी सामने आया। हमले से पहले लोगों को दी गई चेतावनी, बाकायदे अलर्ट किया गया, इलाका खाली करने की चेतावनी देने के बाद हमला किया गया। हमले से पहले लोगों को चेतावनी दी गई, डिस्क्लेमर दिया गया, अलर्ट किया गया। ये दो बड़ी खबरें आप देखिए, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त। एक तरफ ईरान पर बेटे की हत्या की कोशिश का बड़ा आरोप, दूसरी तरफ हमला इजराइल द्वारा किस तरीके से किया गया, ठिकाना कैसे चूज किया गया, और इस इलाके में हमले से पहले लोगों को बाकायदे चेतावनी भी दी गई। इलाका खाली करने की चेतावनी देने के बाद हमला किया गया, जिसके बाद अब नए तौर पर इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। सेंटिमेंटल तौर पर भी यहाँ एक ऐसी लहर शुरू हो चुकी है जिसके जरिए अब इसके इर्द गिर्द किस तरीके की राजनीति होगी, क्योंकि नेतन्याहू की पूरी जो फैमिली है इसको लेकर के पूरी अगर इतिहास को हम खंगालें उसमें भी इसी तरीके के कई ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो दर्द है। और सीधे तौर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का ये दावा करना कि उनके एक बेटे को ईरान ने मारने की कोशिश की, हत्या करने का प्रयास किया, इसके बाद अब नई बहस भी छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ जो इलाके दहलाए जा रहे हैं इजराइल द्वारा, उन इलाकों में खासतौर पर मिलिट्री बेसिस है। इजराइल का उत्तरी गावा जहां ये हमला किया गया, बाकायदे वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया। मिडिल ईस्ट की जंग अब राष्ट्र के नाम पर नहीं बल्कि निजी रूप लेती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने अयातुल्लाह अली खामेनी की जान ली तो ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर दी। ट्रंप और नेतन्याहू उसकी लिस्ट में है, लेकिन अब उनका परिवार भी ईरान की लिस्ट में आ गया है। ये दावा हम किस आधार पर कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं खास रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई की जान गई, ईरान के टॉप कमांडर और नेताओं की मौत हुई, तो ईरान ने अब बदला लेने की ठान ली है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस तबाह किए, अमेरिका के सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचाया, हिटलिस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को शामिल किया और अब उनका परिवार भी ईरान के निशाने पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि उसे निशाना बनाकर हत्या की कोशिश की गई। नेतन्याहू के इस बयान के बाद इजराइल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने मेरे परिवार को निशाना बनाया। इजरायली चैनल 14 को फोन पर दिए गए इंटरव्यू में पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाया था। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि उनके बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई थी।
खुफिया जानकारी लीक होने के सवाल पर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की कोशिश भी की थी। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को दी जा रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की सुरक्षा किसी दिखावे या विशेष सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक खतरे को देखते हुए जरूरी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तो उनके बेटे को निशाना बनाने वाले लोग अपने मकसद में सफल हो सकते थे। उनके अनुसार परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देना मौजूदा परिस्थितियों में एक आवश्यक कदम है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनके किस बेटे को निशाना बनाया गया। पीएम नेतन्याहू के दो बेटे हैं, याइर नेतन्याहू और अवनेर नेतन्याहू। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि इस कथित ईरानी साजिश का निशाना याइर थे या फिर अवनेर। नेतन्याहू का ये दावा ऐसे समय में आया है जब उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर पहले ही अतिरिक्त कदम उठाए जा चुके हैं। जुलाई में शिन बेट मामलों से संबंधित मंत्री स्तरीय समिति ने नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू और उनके दोनों बेटों याइर और अवनेर के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाने को मंजूरी दी थी। ये फैसला प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के लिए लिया गया था। हालांकि उस समय सुरक्षा बढ़ाने के पीछे कथित तौर पर किस विशेष खतरे का आकलन किया गया था, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि ईरान की ओर से ऐसी साजिश किए जाने की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ईरान, राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया और बेटे बैरन के रूटीन, उनके आने जाने के रास्ते, सुरक्षा की खामियों का खुलासा एक वीडियो के जरिए जारी किया जा चुका है। ईरानी मीडिया की ओर से जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप, मेलेनिया और बैरन की पसंदीदा जगहें कौन-कौन सी हैं, जहां वो अक्सर आते जाते रहते हैं, उनके रास्ते में कहां हमला किया जा सकता है, उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है। खबरों के अनुसार इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की वार्निंग दी थी कि ईरान उनके छोटे बेटे को मारने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि नेतन्याहू को ये जानकारी कैसे मिली, इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया। फिलहाल पीएम नेतन्याहू ने अपने बेटे के खिलाफ ईरान की साजिश का जिक्र किया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कहीं नेतन्याहू का ये दावा इजरायल में उनके खिलाफ उठते असंतोष को दबाने की चाल तो नहीं। इस बीच इजरायल कई तरह के आरोपों से घिरा हुआ है। इजरायल पर आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। ईरान की मांग है कि सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम हो।
लेबनान और इजरायल के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत इजरायल को लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकनी थी, लेकिन इजरायल अब तक नहीं माना। इजरायल का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उसकी सुरक्षा को खतरा बना रहेगा, तब तक वो सैन्य कार्रवाई नहीं रोकेगा। अपनी मंशा को अंजाम देते हुए इजरायल लगातार दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, लिटानी नदी के आसपास के इलाकों पर इजरायल की ओर से कब्जा किए जाने की भी खबर है। दरअसल इजरायल चाहता है कि लेबनान की दक्षिणी सीमा से लिटानी नदी तक के इलाकों को बफर बना दिया जाए, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लिटानी नदी के उत्तर तक सीमित किया जा सके और इजरायल का उत्तरी इलाका सुरक्षित किया जा सके। इजरायली सेना की गाजा में कार्रवाई भी लगातार जारी है। ट्रंप के शांति समझौते के बावजूद इजरायली सेना की गाजा में कार्रवाई भी लगातार जारी है। इजरायल साफ कर चुका है कि वो हमास के हथियार डालने तक गाजा से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल गाजा में भी इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायल ने एक बार फिर से गाजा में हवाई हमले किए और इस हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुब्बारे उड़ाने की घटनाओं को लेकर गाजा में हमले और तेज करने की चेतावनी दी। इसके बाद रविवार को इजरायली सेना ने अज जवायदा इलाके में गोदाम को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने सलाह अल दीन स्ट्रीट के आसपास भी हवाई हमले किए। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार हमलों में कई अन्य लोगों के मारे जाने और घायल होने की भी खबर है। फिलहाल इजरायल पर जंग को भड़काने वाले काम करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कहीं नेतन्याहू का दावा उन खबरों पर विराम लगाने की कोशिश तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, यूके के पीएम का नया अंदाज सामने आया। सैनिकों के साथ गिटार बजाते हुए बर्नहम नजर आए हैं। पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री है और इस दौरान उनका अनोखा अंदाज नजर आया। सैनिकों के साथ वो दिखाई दिए और सैनिकों के साथ गिटार बजाते हुए नजर आए। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैसे प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद है, बाकायदे गिटार बजाते हुए दिखाई दिए हैं। और यूके के पीएम बर्नहम जब पहुंचे अनोखे अंदाज में यहाँ दिखाई दिए, इसके बाद भी बड़े बड़े इसको लेकर के चर्चाओं का जो पूरा एक प्रारूप है वो भी सामने आया। पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है पीएम बर्नहम की और इसी दौरान सैनिकों के साथ नजर आए, एक अलग अनोखे अंदाज में दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देखिए कैसे हाथों में गिटार लिए पीएम बर्नहम नजर आ रहे हैं। उनके साथ सैनिक भी है कुछ और उनसे बाकायदे कुछ बातचीत करते हुए, कुछ धुन वहाँ पर जो गिटार के साथ वो गाते हुए भी नजर आए। गिटार की धुन पर कैसे आगे ये पूरी तस्वीर पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़े संदेश के रूप में सामने आ रही है। पहली विदेश यात्रा पर है आधिकारिक तौर पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। सर्दियों में यूक्रेन पर बढ़ सकता है रूसी मिसाइल अटैक। रूस पर हर महीने बन सकता है 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा। जेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे हैं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगे गए हैं। जेलेंस्की का दावा, रूस के पास 630 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनसे वो ताबड़तोड़ वार भी कर सकता है। जेलेंस्की एक तरफ लगातार मांग कर रहे हैं पश्चिमी देशों से हथियारों के और साथ ही साथ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग यहाँ पर रखी गई है जिसके जरिए वो रूस का काउंटर कर सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सर्दियों में रूसी हमलों का डर भी बढ़ गया है। एयर डिफेंस मजबूत करने में यूक्रेन जुटा हुआ है। यूक्रेन को 360 पेट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। जेलेंस्की ने सर्दियों के लिए 300 पेट्रियट मिसाइलें मांगी थी। इंटरसेप्टर की कमी यूक्रेन की बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन फ्रांस ये बताया जा रहा है कि SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। जर्मनी से 600 PSC-2 और PSC-3 इंटरसेप्टर की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंटरसेप्टर्स की भारी किल्लत यूक्रेन के पास है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में विध्वंसक हमले रूस यूक्रेन पर कर सकता है, जिस वजह से चिंता और दोनों अगर कहा जाए चुनौती दोनों ही इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन
लगातार अपने हथियार के भंडार को, एयर डिफेंस सिस्टम को, इंटरसेप्टर्स को पूरी तरीके से लैस करने में अब जुटा हुआ है। फ्रांस मदद करने के लिए सामने आया, साथ ही साथ जर्मनी से 600 PSC-2, PSC-3 इंटरसेप्टर्स के मिलने की उम्मीद के बाद अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी राहत यूक्रेन को मिलेगी, क्योंकि अभी भारी किल्लत इंटरसेप्टर्स की हथियारों की नजर आ रही है। इस बीच रूस आक्रामक नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर और, करीब 130 दिन की यात्रा से लौटे एडमिरल कासाटुनोव सेवेरोमोर्स्क बेस पर लौटा है फ्रिगेट एडमिरल कासाटुनोव। एडमिरल कासाटुनोव पर तैनात जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल नॉर्थ बाल्टिक और भूमध्य सागर में तैनात रहा है एडमिरल कासाटुनोव, और इसी दौरान तैनाती के बाद लौटा है। नॉर्थ बाल्टिक और भूमध्य सागर में तैनाती रही है, अब तक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है और अब वापस लौटा 130 दिन की यात्रा के बाद, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इसके जरिए अब और भी ज्यादा इस जंग को धार दी जा सकती है। एडमिरल कासाटुनोव पर तैनात जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जा रही थी और इसी दौरान अब ये कहा जा रहा है कि एडमिरल कासाटुनोव सेवेरोमोर्स्क बेस पर लौटा है फ्रिगेट एडमिरल कासाटुनोव। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, रूस का यूक्रेन के स्लावियांस्क पर ड्रोन अटैक सामने आया। क्रामाटोर्स्क पर भी रूस का बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेनी सेना के गाड़ियों पर हमले का दावा, मिलिट्री मूवमेंट हो, सैन्य मूवमेंट हो, सप्लाई चेन हो, इस पर बड़े हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन की ये जंग 4 साल के बावजूद भी बहुत ज्यादा विध्वंसक दिखाई दे रही है, आक्रामक नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, क्रामाटोर्स्क पर भी रूस का ड्रोन अटैक सामने आया, जिसके बाद भीषण तस्वीर दिखाई दी। यूक्रेनी सेना के गाड़ियों पर हमले का दावा किया गया, बाकायदे सैन्य मूवमेंट ट्रेस की गई, सैन्य मूवमेंट और सप्लाई चेन पर हमले की खबर सामने आई, जिस हमले के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के तस्वीर भी दिखाई दी। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।